सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में सभी सखियों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और भाई मेरा भी नमस्कार। और रेणु जी आपको मेरा नमस्कार, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, तो इसलिए तुम थोड़ा सा ठहर गई कि थोड़ा इत्मीनान से नमस्ते किया जाए। हाँ। तो भाई इत्मीनान तो होना ही चाहिए, और जो काम हम इत्मीनान से करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से होता है, और उसके लिए कोई बहाना भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और हमने वैसे तुम्हारी बात बना दी, बहाने बना दिए तुम्हारी तरफ से। बिल्कुल अच्छा किया आपने बना दिया। तो भाई ये तो हमने बनाया, और कुछ अब मंजरी भी हो सकता है थोड़ी देर बाद बनाएंगी कि ये गाना उन्होंने क्यों सुनाया, वो क्यों सुनाया, बहाने बनाएंगी। लेकिन फिलहाल आपने, यानी कि श्रोता लोग, आपसे हम कहना चाहते हैं कि आपने कभी और कैसे कैसे बहाने बनाए हैं, थोड़ा सा बताइए हमें, थोड़ा हम भी सीख लें, है ना? बिल्कुल। क्योंकि बहाने तो भाई सभी बनाते हैं और बड़े मजेदार बहाने भी होते हैं। तो देखते हैं हमारे श्रोता और सखियां क्या बहाने बनाते हैं, क्या बहाने बनाती हैं। लेकिन फिलहाल हम कोई बहाना बनाए बगैर बता देते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस है और सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। तो दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को जी। और खेल सखी में शिखा टंडन के बारे में बात करेंगे, जो एक तैराक हैं, और इसके साथ साथ करियर की बात करते हैं। आज मंगलवार है तो उसमें हम बात करेंगे ONGC में करियर की बात करेंगे, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कंपनी है उसमें किस तरह से करियर, क्या क्या संभावनाएं हैं। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, और बहुत अच्छी संभावनाएं तो जैसे हमने पहले ही देखो, आज हमने रास्ता खोल ही दिया है कि बहाने बनाने की संभावनाएं कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आप तलाशते हैं और कहाँ कहाँ आपको गुंजाइश मिलती है और आप निकल जाते हैं बहाना बनाकर, है ना? निकल जाते हैं, लेकिन हम कोई बहाना नहीं करेंगे, लेकिन बस एक अलग से गीत की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी एक बहाना है। हाँ बिल्कुल, यही हमने कहा कि हम कुछ बहाने से गीत भी आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे से। जी। लूट लिया रे जिया, लूट लिया रे, लूट लिया रे जिया, लूट लिया रे, लूट लिया रे जिया, लूट लिया रे। गोरी गोरी चांदनी का, खोई खोई कामिनी का, मीठी मीठी रागिनी से लूट लिया रे, लूट लिया रे जिया, लूट लिया रे, लूट लिया रे जिया, लूट लिया रे। किया रे, लूट लिया रे जिया, लूट लिया रे, लूट लिया रे जिया, लूट लिया रे। करो
का जब तू सरगम, अपनी वफा की कसम दिल ले लिया रे, लूट लिया रे जिया लूट लिया रे, लूट लिया रे जिया लूट लिया रे, गुरी गुरी चांदनी का कोई कोई कामनी का, मीठी मीठी रागनी से लूट लिया रे, लूट लिया रे जिया लूट लिया रे, लूट लिया रे जिया लूट लिया रे, लूट लिया। तो जादू नगरी का ये गाना था जो हमने सुनवाया। जादू नगरी का मतलब फिल्म का नाम है जादू नगरी, और बस लूट लिया तो लूट लिया इन्होंने। गाने के बोल बड़े प्यारे थे, तो बड़ा अच्छा लगा था सुन करके। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, और हमारे श्रोता बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा। और अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस, जैसा हमने कहा कि इसकी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बता दें कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और आधिकारिक रूप से पहली बार सन 1996 को ये दिवस मनाया गया। जी, और 7 दिसंबर सन 1994 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तब से प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जा रहा है। और हर 5 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन एक विशेष थीम की स्थापना करता है, और इस दिवस के लिए इस साल की थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट है। और परिषद ने साल 2023 तक यही थीम रखने का फैसला किया है। रेणु जी, हाँ, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया तुमने ना कि हर 5 साल के बाद ये संगठन एक विशेष थीम की स्थापना करता है, तो ये 5 वर्ष तक एक थीम चलती है, यानी उस पर काम किया जाता है, और जो एक संकल्प लेते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस दिवस का उद्देश्य वायु परिवहन की सुरक्षा, दक्षता को बढ़ावा देने के साथ ही हवाई परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वैसे भी कोई दिवस जब हम मनाते हैं तो उस खास जैसे कहते हैं विभाग हो, अनुभाग हो या कोई विषय हो, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों को मिले, इसकी हम कोशिश करते हैं ना। और इसका काम खास तौर से क्या है ये है कि विमानन सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास भी करना, क्योंकि नित्य नए विकास और शोध होते ही रहते हैं ना। कोशिश की जाती है कि जो भी गड़बड़ियां हो उनमें सुधारी जा सके। तो ये चीज़ तो आज के दिवस को मनाने का उद्देश्य है, तो सब लोग जागरूक रहें कि भाई हमारे देश में कौन कौन से दिवस कब कब मनाए जाते हैं, और नित्य नई जानकारियां मिलती हैं। जी हाँ, तो देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो भी एक लिख कर भेज रहे हैं इसके बारे में, क्या कि दरअसल ये दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में नागरिक उड्डयन के महत्व से दुनिया भर के लोगों को रूबरू कराना है, और उन्हें बताना है कि हर साल आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिवस का उद्देश्य विश्व के तमाम देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास में विमानन क्षेत्र के महत्व को उजागर करना है। आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए जहाज के अलावा ज्यादातर लोग विमानन सेवाओं का ही सहारा ले रहे हैं। दुनिया भर में सालाना यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या करीब 4 बिलियन से भी अधिक बताई जा रही है। क्या बात है। और आगे लिखते हैं ये रेणु जी की हालांकि पिछले साल से ही दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा है। इस जानलेवा वायरस के प्रसार को धीमा या रोकने के लिए ज्यादातर देशों ने अपनी विमान सेवाएं रोक दी थी, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा। हाँ, इस उद्योग को झटका तो लगा, लेकिन वहीं जैसे इन्होंने जहाज की बात कही, तो भाई केवल पानी का जहाज नहीं होता, हवाई जहाज भी जहाज होता है। और एक बात और है कि वहीं इस जहाज से यूं कहना चाहिए कि सुविधा भी बहुत मिली, क्योंकि दवाओं का आदान प्रदान और ये सारी चीजें भी इसी की वजह से इतनी त्वरित गति से सब काम भी हुआ, और तो कम समय में पहुंच जाती है, तो इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है जी। और आज जहाँ कहीं हमें जाना होता है तो कम समय में पहुंच जाते हैं, समय में पहुंच जाते हैं। और बहुत समय ऐसी जरूरत होती है कि आपको बहुत कम समय में कोई आपात स्थिति हो या वैसी भी जरूरत हो, तो आप चाहते हैं कि उतना समय हमारा ना नष्ट हो और कहीं और हम उसका उपयोग कर सकें अपने किसी प्रोडक्टिव काम में। तो कुछ इस तरह से जरूरतें तो हैं, और दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नए शोध होते जा रहे हैं, और उसका लाभ हम सबको मिल रहा है। और लाभ के साथ साथ विकास के साथ साथ मनोरंजन भी बड़ा जरूरी है ना मंजरी, जरूरी है। और रेणु जी, हम देखते हैं कि ये जो गाना हम प्ले करने जा रहे हैं उसमें कौन क्या कर रहा है, ऐसा मतलब कल्पना के घोड़े तब तक दौड़ाते रहे। चलो अगर पिक्चर देखी हो तो पता चल जाएगा, जिसने देखी होगी उसे पता चल जाएगा, लोग ढूंढेंगे, है ना। बिल्कुल।
वही तो है प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊंगा। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तारारूरू ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊंगा। ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। हाँ, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। ला 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 ला। ओ हो। प्यार के खेल में अगर जेल जाना हो तब तो ठीक है, हाँ। बाकी न जाना पड़े, है ना। बिल्कुल, देखिए ना कैसे इन्होंने पीछा किया है, और बस हेलीकॉप्टर चला रहे थे इसमें वो, है ना। तो वही यानी कि उड्डयन विमानन जो हम पूरा फायदा ले रहे थे, पूरा फायदा ले रहे थे। तो भाई ये भी एक फायदा है, ये याद रखिएगा, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। और भी बहुत सारे फायदे हमने बताए ही, और इसी तरह से विकास होता रहे। और ऐसे ही आज एक सशक्त
सेना झंडा दिवस भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सैनिकों की याद में मनाते हैं इसको, है ना। हमारे साथी कुछ लिखकर भेजे हैं। हाँ, साथी हमारे ने लिखकर भेजा है कि आज 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों के कल्याण हेतु मनाया जाता है। ये दिवस साल 1949 से मनाया जा रहा है। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 28 अगस्त सन 1949 को भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के जवानों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाने के लिए चुना और वहीं जवानों के कल्याण हेतु धन जमा करने के लिए समिति ने लोगों के बीच छोटे छोटे झंडे बांटकर उससे चंदा इकट्ठा किया और इस झंडे में 3 लाल, गहरा नीला और हल्का नीला तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हुए रंग लगे हुए हैं। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर किए गए धन संग्रह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग, दूसरा सेना में कार्यरत कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण और सहयोग के लिए, और तीसरा सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण हेतु दिया जाता है और इस तरह से एक धन संग्रह किया जाता है। और हम लोग स्कूलों में भी करते थे और अभी भी करते हैं। बहुत एक तरह से अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी एक शहीदों के प्रति अपना एक सहयोग दे रहे हैं, या जो भी हमारे सशस्त्र सेना के लोग हैं उनको हम मदद कर रहे हैं। इस दिन वैसे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस दिन जो खास तौर से शहीदों और वर्दी में उन लोगों को सम्मानित भी किया जाता है मंजरी, जिन्होंने देश के सम्मान की सुरक्षा रक्षा हेतु देश की सीमाओं पर बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, है ना जी। और सैनिक किसी भी देश की संपत्ति होते हैं, वे राष्ट्र के संरक्षक होते हैं और वे किसी भी कीमत पर नागरिकों की रक्षा करते हैं। बिल्कुल, तभी तो हम इतने सुकून से रहते हैं, बैठ के हम गाने सुन रहे हैं, है ना। जी बिल्कुल। ये हमारे जो है ना कि उनका कर्तव्य तो है ही कि वो अपना सब काम करते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, सराहना करें, उनके परिवार की भी प्रशंसा करें और जो इस बलिदान का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। झंडा दिवस देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, शहीदों के आश्रितों की देखभाल के लिए एक मदद सुनिश्चित करता है और जाहिर है कि उनके प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है वो दर्शाता भी है। और मंजरी केवल दर्शाता नहीं है बल्कि एक कहना चाहिए कि एक लहर सी होनी चाहिए, सबके मन में एक जज्बात होना चाहिए उनके प्रति। और ऐसे ही जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी देखकर अनुसरण करती है। और जो हमारे जो इसमें सैनिक हैं, शहीद जो होते हैं, उनकी जो बातें, उनकी कहानियां सुन करके ही बच्चे, युवा सब प्रेरित होते हैं और उस क्षेत्र में जाने के लिए भी, उसे भी अपने करियर के तौर पर चुनने के लिए अग्रसर होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और जो हमारे सैनिक हैं उनके प्रति हमेशा हमारा हृदय से उनको आभार प्रकट करना चाहिए। बिल्कुल। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज है और आप भी अधिक से अधिक पैसा देकर आर्थिक रूप से उनको सशक्त करें, जी, है ना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना
जीना, इतनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े गलाई मौत की, इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते में हर वादी में हर पर्वत में सदा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बार। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो ये प्यारा सा गीत जिसमें सब एक साथ मिलकर जब चलते हैं, हमारे जो सैनिक हैं, तो सफलता के आयाम लिखते चले जाते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये प्यारा सा गीत था लक्ष्य फिल्म का। और लक्ष्य फिल्म का ये जो गीत है ना, ये वैसे भी जब वीर रस से रसा हुआ पगा हुआ गीत जब होता है तो हमारे भी खून में हम लोग भी भर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये रस जो होते हैं ना विषय के जो हमारे, उनका असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल पड़ता है। और रेणु जी, हम तो कहते हैं कि ऐसे गीत जो देश से भक्ति से भक्ति से प्रेरित गीत होते हैं, ऐसे गीत लिखते ही जाना चाहिए, लिखते जाना चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए हैं और ऐसे ही हमारी फिल्मों में उसको आत्मसात किया गया है। और अभी भी हम
सुनते हो, जब सुनो इस तरीके के गीत तो बिल्कुल नए ही लगते हैं ना मंजरी? बिल्कुल बिल्कुल नए लगते हैं। और कुछ बहाने जो होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ लिखकर भेजा है, लेकिन हमारी जो तैराक हैं ये लोग भी कुछ ऐसे ही जोशीले काम करते हैं, या जो खिलाड़ी होते हैं हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग से। तो आज सखी विशेष में हम शिखा टंडन की बात करने जा रहे हैं, जो बेंगलोर की हैं। जी, शिखा टंडन बेंगलोर के एक चैंपियन तैराक हैं और आपका जन्म 20 जनवरी सन 1985 को हुआ था। आपके पिता का नाम राहुल टंडन है और अपनी बेटी की प्रतिभा को निखारने में आपने हमेशा शिखा का साथ दिया है। चाहे मनोबल बढ़ाने की बात हो या उनको फीस वगैरह पैसे की बात हो कि अपने बच्चे को प्रशिक्षण देना है तो खर्च करना है, तो उसमें भी वो पीछे नहीं रहे और आज उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन कर दिया है और साथ ही भाई देश का नाम भी बढ़ाया है, मान बिल्कुल। और ये बात तो है, जब केवल बच्चों का हम मनोबल जब बढ़ाते हैं तो जाहिर है कि हमारे देश का पूरे विश्व में जब नाम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और शिखा ने 146 राष्ट्रीय पदक जीते हैं, काफी अच्छी संख्या है। और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने 36 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भाई बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में USADA में कार्यरत है और शिखा ने महावीर जैन कॉलेज में अपनी पढ़ाई की और ये इसके साथ साथ 2009 में US में से जाने से पहले बायोटेक्नोलॉजी में MSc, जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री में BSc की पढ़ाई की और फिर उसके बाद US चली गई वहाँ पर पढ़ाई के लिए। और शिखा में सुंदरता, बुद्धि तथा प्रतिभा का मिश्रण देखने को मिलता है। और जब शिखा 12 वर्ष की थी तब तक शिखा 2 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए चुनी जा चुकी थी। यानी बचपन से ही वो अपने खेल के प्रति समर्पित थी और उनकी प्रतिभा दिन पर दिन निखरती जा रही थी। कहते हैं ना, पूत के पाँव जो है पालने में ही दिखाई दे जाते हैं कि वो क्या करेंगे भविष्य में, है ना। और उनमें वहाँ पर जब उन्होंने जीता था, कांस्य पदक जीता था और अगले वर्ष वे एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा के लिए गई थी और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया था। शिखा ने 200 मीटर व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्होंने वहां पर मेडल जीता था और 2001 में 28वीं जूनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप में एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। यानी जो 200 मीटर की बात कर रही है उसमें इन्होंने व्यक्तिगत मेडल जीता था ना। साल 2002 में वे बुसान में एशियाई खेलों में 100 मीटर की फ्री स्टाइल कार्यक्रम में 8वें स्थान पर रहीं। साल 2003 में 57वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप में शिखा 26.01 सेकंड के समय में ही भारतीय महिलाओं की 50 मीटर फ्री स्टाइल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया उन्होंने और प्रतियोगिताओं में आपने 5 स्वर्ण पदक जीते और फिर इस तरह से 3 वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ तैराक बन गई। क्या बात है। और तब उन्हें 5 साल तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण श्रेष्ठ महिला तैराकी घोषित किया गया था, सर्वश्रेष्ठ महिला होनी थी। और साल 2004 के एथेंस ओलंपिक में शिखा टंडन ने 50 मीटर और 100 मीटर फ्री स्टाइल दोनों में भाग लिया था और वे ओलंपिक प्रतियोगिताओं में 2 अलग अलग आयोजनों के लिए ही वो उन्होंने क्वालिफाई किया था। पहली महिला भारतीय तैराक इस तरह से वो बन गई थी, यानी कि जो क्वालिफाई कर पाई। और सन 2005 में शिखा के 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड थे इनके नाम में और वे पहली भारतीय महिला हैं जिनके एक साथ कई रिकॉर्ड उनके झोली में थे। इस वर्ष ही 2005 में ही उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला, जो कि खेलों के क्षेत्र में आप सब जानते हैं हमारे श्रोता की सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार है खेल में। और साल 2006 में मेलबर्न राष्ट्रीय खेलों में शिखा 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 50 मीटर फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में पहुंची। जी रेणु जी, समय हो चुका है एक अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं
तैराकी रानी की। जी जी हाँ, शिखा टंडन। फिर हम जो बात कर रहे थे कि आप 2006 में किस तरह से मेलबर्न राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 50 मीटर फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में पहुंची, और वहीं बैंकॉक में इसी वर्ष 2006 में ही इंडोर एशियाई आयु समूह तैराकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक लेने के लिए शॉर्ट कोर्स कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। फिर उन्होंने 2008 में उन्हें राज्योत्सव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जी, और शिखा को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 2001 में एकलव्य पुरस्कार भी मिला। लंदन ओलंपिक के परीक्षणों से के पूर्व अभ्यास के दौरान उनके कंधों में चोट लग गई थी और सर्जरी हुई, जिसके कारण वे सीजन की कई प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाई थी। लेकिन फिर से अब अगर हम बात करें तो 2012 से कोलोराडो स्प्रिंग्स कोलोराडो में संयुक्त राज्य अमेरिका एंटी डोपिंग एजेंसी में विज्ञान कार्यक्रम लीड के रूप में वो काम कर रही हैं, यानी USADA जो हमने पहले ही बताया। और आपका विवाह जो है शंकर अय्यर से हुआ, और शिखा को एमसर प्रतिभा का पूल भी कहा जाता है। और अक्सर हम इन्हें मतलब कहा जाता है कि प्रतिभा का पूल, इसलिए भाई इतनी प्रतिभा संपन्न है। शिखा के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी तरफ से भी देते हैं, हम सब तो देना चाहते ही हैं, आप सबकी भी तरफ से हम देना चाहते हैं। और एक उम्मीद करते हैं कि जो भी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे खुले आकाश में उड़ें, खुले पूल में तो तैरें, समंदर में तैरें, तो जाहिर है कि उन्हें आपका मनोबल आपको बढ़ाना होगा और उनको ऐसा आत्मविश्वास जगाना होगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, और वो जो भी करें हम उनके साथ हैं, है ना। और हम बढ़ते हैं गीत की ओर। सागर का झलमल पानी मछलिया बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मतवारी, बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मतवारी। देखे मगर मछलों की कमरिया लचकाती जाए, देखो लचकाती जाए मतवारी, लचकाती जाए, देखो लचकाती जाए मतवारी। सागर का झलमल पानी मछलिया बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मतवारी, बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मतवारी। सोन रंग मछली नीलम रंग पानी है, बिखरा गगन पे गुलाल। सोन रंग मछली नीलम रंग पानी है, बिखरा गगन पे गुलाल। चुपके किनारे से बूढ़े मछेरे ने फैलाए रेशम के जाल, चुपके किनारे से बूढ़े मछेरे ने फैलाए रेशम के जाल। बच बच के जाए वो हाथ नहीं आए, वो देखो मछरिया की चाल। ओ बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मतवारी, बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मतवारी। देखे मगर मछलों की कमरिया लचकाती जाए, देखो लचकाती जाए मतवारी, लचकाती जाए, देखो लचकाती जाए मतवारी। एक लहर आए रे, एक लहर जाए रे, सागर में आया है ज्वार। एक लहर आए रे, एक लहर जाए रे, सागर में आया है ज्वार। प्रीतम से मिलने को मिलते मचाने को मछली का दिल बेकरार। प्रीतम से मिलने को मिलते मचाने को मछली का दिल बेकरार। ओ चुप चुप के जाना है, जल्दी से आना है, प्रीतम है सागर के पार। लचकाती जाए, देखो लचकाती जाए मतवारी, लचकाती जाए, देखो लचकाती जाए मतवारी। सागर
का झलमल पानी मछरिया बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मतवारी, बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मतवारी, वाह क्या बात है। ये जो मछली हो या सागर की लहरें हो, इनका अपना एक अलग संसार है और अलग दुनिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दुनिया बहुत ही अलग है और हम लोग से जुड़ी हुई दुनिया है, क्योंकि हम लोगों से जुड़ी है। लेकिन हमें देखकर जितना समंदर को देखकर डर लगता है, वो तो ऐसे खेलते जैसे जमीन पर दौड़ रहे हो, है ना। उनका घर आंगन है, हाँ इसलिए वहाँ पे मस्ती करते हैं। लेकिन मस्ती की जब बात आती है तो हमारे जो बहाने जब बनाए जाते हैं उसकी मस्ती अलग होती है। और जब बहानों की बात आती है तो लोग अपना बचपन याद करते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि हम अभी भी बहाने तो बनाते ही हैं। हालांकि क्या पता अभी बनाया हो, क्या पता कल बनाया हो। और कुछ सीख भी मिल जाए। तो हमारे साथी लिखकर भेज रही हैं कि हमने भी बचपन में बहाने बनाए हैं। स्कूल के जो होती है ना शैतानी के बारे के दिनों की भला जैसे भूला जा सकता है ना। तो कह रही लिखती हैं कि प्याज को बगल में दबा कर रख लेते थे और बुखार लगता था, हाँ, और नानी नाना को हाफ छुट्टी में लेने आ जाने के लिए कह देते थे कि अब मुझे आधी छुट्टी में लेने आ जाना, ताकि घर में मस्ती की जा सके। तो इस तरह से बदमाशियां। प्याज रखने वाला बहाना तो बच्चे अक्सर बनाते ही थे और हमने भी बनाया है ये बहाना। और बड़ा अच्छा इन्होंने अपने लिखकर भेजा है। और देखिए एक और श्रोता है, वो लिखकर भेजते हैं कि आज सभी अपनी अपनी पोल खोलेंगे तो सबसे पहले मैं ही अपनी पोल खोलता हूँ। क्या बात है। मैंने बहाने ऐसे बनाए कि जिससे दिल किसी का ना दुखे। मैंने बहाने बनाए किसी के भले करने के लिए। ये भी सच है कि बहाना बनाना भी एक कला है, एक ऐसी कला जिसमें सभी सफल नहीं हो पाते, अर्थात उनका बहाना कभी ना कभी सच के रूप में सामने आ जाता है और उनकी पोल खुल जाती है। वैसे बहाना बनाना अपने स्वार्थ और मतलब के लिए ही बनाया जाता है। कैसे हम आज ऑफिस से छुट्टी मार लें, कैसे आज हम काम से बच जाएं और कैसे हम आज स्कूल ना जाएं, इस प्रकार के अनेक बहाने बनाए जाते हैं। परंतु कई लोग बहानेबाजी भी होते हैं जो हमेशा बहाना बनाते हैं और ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो भाई ये तो ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने क्या बहाना बनाया। हाँ बताओ। अभी जैसे जो हमारी साथी ने लिखकर भेजा था कि स्कूल में वो जैसे नाना नानी को बुला लेती थी बहाने करके बुखार चढ़ाकर। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं, माँ की डांट पड़ती थी और स्कूल न जाना पड़े इसके लिए यूनिफॉर्म पे सब्जी गिरा लेते थे। अच्छा। तो ये सारी चीजें शैतानियां इन्होंने की हैं। तो वाकई बड़ी बेबाक हैं आप, आपने ये सब लिखकर खुद भेज दिया। और देखिए एक श्रोता और लिखकर भेज रहे हैं कि एक बहाना बन गया अच्छा, सरकार ने आखिर मेरा हाल तो पूछा, तो बहाना बनाना अच्छा या बुरा। अच्छे काम के लिए बहाना सही नहीं, इसमें आपका ही नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई आपसे बुरा काम करवाना चाहता है तो बहाना बनाना ही अच्छा है। तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजे। हाँ बिल्कुल सही बात है। और तो नोटिस कीजिए कि आज शाम तक कितने बहाने बनाते हैं। हाँ ये भी बात है कि ये आपको आज जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बहाने न बनाए तो कभी कभी जरूरत पड़ती है। अभी कैसे हाँ इसको कहा बना लेना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अगर हम ठीक से पढ़ाई के मामले में अगर ईमानदार रहेंगे तो जाहिर है कि जो भी करियर हम चुनना चाहेंगे उसमें हमारे लिए असीम संभावनाएं हैं। और आज ONGC में किस तरह से हम करियर बना सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं ना। जी बिल्कुल। और ONGC कंपनी भारत की सबसे प्रसिद्ध कंपनी है और ये जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक तेल के उत्पादन करने वाली ये प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। जी हाँ, इस कंपनी में 33,000 से भी अधिक ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये कंपनी LPG, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सुपीरियर केरोसिन तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एरोमेटिक रिच नेफ्टा, एथेन उत्पादन करती है। ONGC की क्षमता 1956 में इसकी क्षमता तो हम सब जानते ही हैं कि इतने ज़्यादा काम है और यूँ कहना चाहिए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई से लेकर उड्डयन और विमानन की जो आज हमने बात की उसके लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल तो इसकी बहुत असीम है। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और 2010 में इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। वैसे ONGC में समय समय पर जैसे कि नौकरी के लिए आपको मिलती रहती है वैकेंसीज और उसी हिसाब से पद के अनुसार ही आपकी शैक्षणिक योग्यता की भी आवश्यकता होती है।
तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? जी, ITI डिप्लोमा और बीटेक जैसे कोर्स अगर आपने किए हैं तब आप इस जगह कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक टेक्नीशियन की नौकरी प्राप्त करने के लिए कम से कम आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। यहाँ समय समय पर जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन के पद हेतु वैकेंसी निकलती रहती है। ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिसकी वैकेंसी हर कंपनी में निकलती रहती है। इस कंपनी में जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक जैसे कई सारे ट्रेडों से वैकेंसी निकलती है। इसमें आपका ITI का कोर्स का सर्टिफिकेट 1 या 2 साल का होना चाहिए। जी हाँ, और यहाँ पर काम करने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष। और जहाँ तक अगर हम आरक्षण की बात करें तो OBC, SC, ST के लिए जो भी सरकारी नियम है वो यहाँ पर भी लागू होते हैं। 3 से 5 वर्ष की छूट मिलती है और इस कंपनी में पहले परीक्षा देनी होती है। इसमें CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, मतलब आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 80 प्रश्न आपके ट्रेड से जुड़े होते हैं, मतलब जिस ट्रेंड से आपने ITI पूर्ण किया होता है उसी में। और शेष 20 प्रश्न में आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। कम से कम आपके ITI में 50% मार्क्स होने चाहिए जिस भी ट्रेड में आपने किया हो। यहाँ सैलरी भी अच्छी मिलती है। इसके अलावा ONGC में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए वैकेंसी भी होती है। टेक्निकल असिस्टेंट के पद के लिए भर्ती होती है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, बॉयलर, इंस्ट्रूमेंट जैसे कई शाखाओं से वैकेंसी निकलती रहती है। आप जिस ब्रांच से डिप्लोमा किया हो उसमें 50% अंक हो तो आवेदन कर सकते हैं। इनका भी चयन ITI वालों के समान ही होता है और उसी हिसाब से जगह तनख्वाह की बात सबके मन में क्यूरियोसिटी होगी तो भाई आपके पद और उसके स्तर के हिसाब से ही होगा। इसके अलावा बीटेक वालों के लिए भी यहाँ पर गुंजाइश है नौकरी की। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम, ड्रिलिंग, सीमेंट, मैकेनिकल, पेट्रोलियम जैसे कई और भी शाखाएं हैं। जी, और यहाँ पर कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ गेट के आधार पर परीक्षा होती है, बाद में इंटरव्यू होता है। इन दोनों के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। अच्छी सैलरी के साथ आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी जो है वो अपने जो आसपास आपके जो लोग इस जगह काम करते हैं उनसे भी ले सकते हैं या फिर आप नेट से या उस विभाग से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अखबार में भी सूचनाएं निकलती रहती हैं और बहुत सारे साधन हैं जिसके मार्फत आप ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा, गीत सुनाने के लिए कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? बस कुछ सेकंड की जरूरत होनी चाहिए और एक छोटी सी मुस्कुराहट दोस्तों की। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुझ छुपा लेना हमसे वो आपका, मुझ छुपा लेना हमसे वो आपका। देखना वो बिगड़ कर फिर हमें और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है।
रूठी रहो, मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। चाहे कोई डगर हो प्यार की, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ। ओ शरद पूनम की रंग भरी चांदनी, मेरी सब कुछ, मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और ही आता है, मजा जीने का और ही आता है। तो भाई रूठने और मनाने का तो मजा और है। बिल्कुल है, और इसमें भी बहाने चलते हैं फिलहाल। अरे भाई बहुत बहाने होते हैं। मेरा मन करा बहानों में बात करें, लेकिन देखिए ना, जो आज आपने बात करी ना कि बहानों की, जो हमने नहीं कोई बात की, जिसने लिखा था कमेंट हमने भेज दिया। हाँ, कि रेणु जी आज हमारी टीचर सुन रही होंगी। हाँ। और वेद भारती तो आज शाम को उनकी डांट पड़ सकती है। अच्छा। काल के माध्यम से हमारे बहानों की लिस्ट हमने लिखी है। अच्छा, वो जो उन्होंने लिखा था कि हम सो के उठने में सब्जी गिरा लेते थे, हाँ, या प्याज दबा लेते थे बगल में। अच्छा, अरे भाई देखो ऐसा है ना कि हाँ। अब देखो इस समय अगर डांट पड़े, अगर हाँ। जब आप स्कूल से निकल आए हो तो कितना अच्छा लगेगा कि आपका बचपन फिर से लौट आया, आपको टीचर याद कर रही हैं, है ना, और टीचर को भी अच्छा लगता है कि बच्चे याद कर रहे हैं। टीचर से पूछ लीजिएगा कि मैम आपने कोई बहाने बनाए क्या? हाँ, ये बात बहुत अच्छी, भी अपने लपेटे में ले लीजिएगा, है ना। बिल्कुल सही। तो भाई ये मंजरी ने बहुत अच्छी आपको एक सुझाव दे दिया है, सलाह दे दी है कि आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आप अपना बता दीजिए। हो जाएंगी, अपने मम्मी पापा के करीब पहुंच जाएंगी। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। और एक और बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि एज यूजुअल बहुत बढ़िया विषय है, तारीफ कर रही हैं, लेकिन लिख रही हैं कि बहाने तो लाख मिलते हैं अगर किसी को अवॉइड करना हो या कोई काम नहीं करना हो। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कुछ नया सीखने के लिए बहुत बड़ा हूँ या बहुत बड़ी हूँ, मैं काफ़ी प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैं सही क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ, मैं गरीब पृष्ठभूमि से हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे पास समर्थन नहीं है, मुझे जो पसंद है उसे खोजने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, और न जाने कितने। तो भाई इन्होंने तो खैर बहुत बड़े बड़े बहाने बता दिए, जो सच में आमतौर पर हम सब कहते ही रहते हैं कि अरे हम क्या बताएं, हम छोटे शहर से हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं, या हम अगर परिवार में मिल के नहीं रह पाते या लोगों से मिल नहीं पाते तो हम कहते हैं अरे बहुत बड़ा शहर है, दूरियां बहुत है ना? बिल्कुल इस तरह के बहाने हो जाते हैं। और जब एक बहाना बनाते हैं ना तो क्या होता है, बहानों का सिलसिला जो है वो चलता बढ़ता जाता है, थमता ही नहीं है, और एक आदत सी भी बन जाती है। और हर कोई बहाने बनाने के जो अंदाज होते हैं सबके, वो अपने अपने अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, आपको भी पता होगा रेणु जी की, बच्चे जो है स्कूल नहीं जाना है तो वो अलग बहाने के, आज पेट दर्द कर रहा है, आज मन नहीं है। अच्छा, मजेदार बात तो ये है कि कहेंगे पेट में दर्द है और अपना हाथ रखेंगे गाल के ऊपर, लगेगा दांत दर्द हो रहा है जी, तो ये भूल जाते हैं क्योंकि बहाने पता तो चल जाता है ना। बिल्कुल। और कभी कभी कहेंगे भाई टीचर बहुत डांटती है, क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं होती, इस टाइप के बहाने बनाते हैं, जो कि बहाने माँ भी समझ जाती है, लेकिन और कई बार कहेंगे भूख नहीं है, पेट भरा है यानी जब उनके पसंद की चीजें नहीं बनती तो इस टाइप के बहाने होते हैं। और बस शुरुआत तो बचपन में शुरू हो जाती है। और रेणु जी जब ज्यादा बहाने बनाते हैं तो अगर उससे सही समय पर आप छोड़ दें तब तो ठीक है, लेकिन अगर आदत बना लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है बाद में। आदत जो है फिर यही जो बहाने जिसको हम कहते हैं, बड़ा प्यारा सा शब्द लगता है, वो बाद में बहुत बड़े बड़े झूठ में परिवर्तित हो जाता है। और ये सारी चीजों के लिए हम एक्सक्यूज लेते ही हैं, और खासतौर से नंबरों के लिए भी हम बराबर बहाने बनाते हैं।
बहाने क्या बनाना, कहना चाहिए कि अपनी सच बात है, अपनी गलती को किसी और के ऊपर थोप देना ही बहाना है। और हम फट से कह देते हैं कि अरे वो टीचर अच्छे नंबर देती नहीं है, सबको बहुत कम नंबर देती हैं, या उनका वो ऐसे ही है, तो हम तुरंत कह देते हैं, या कह देते हैं कक्षा में ठीक से पढ़ाया नहीं गया। कुछ ऐसे जो हैं जो हमारे अपने लिए नुकसानदेह हैं, ऐसे बहाने कभी नहीं बनाने चाहिए। बिल्कुल। और देखा जाए तो जब पकड़ा जाता है बहाना, तो वो झूठ बन जाता है और पता ही नहीं चलता है, और झूठ बोलने की आदत सी बनती चली जाती है। और वास्तव में बहाना एक ऐसा जाल है कि सही समय पर इसे तोड़ा नहीं गया तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जाल आपको लगातार जकड़ता ही जाता है, और कहीं ना कहीं आप उसमें असफल भी होने लग जाते हैं। तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन की अगर सफलता चाहिए जीवन में, तो इन आदतों को थोड़ा सा रोकना भी चाहिए। पूरी तरह से बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही कभी कभी क्या होती है कि आपका सम्मान बचाने के लिए भी हम बहाने बनाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर अगर हमने ये बोला तो हमारा सम्मान जो है कहीं ना कहीं बिखर जाएगा, उसको ठेस लग जाएगी। तो भाई ऐसा मत करिए, सम्मान ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने कोई कमी हो गई या कुछ गलती आपसे हो गई तो आप उसे स्पष्ट कह देंगे तो वो बस एक बार ही रहेगी। नहीं तो अगर आपने उसे छुपाया तो वो आजीवन आपकी वो जो कमी है, वो आपकी कमी आपके पास रह जाएगी और फिर वो बार बार आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप एक बार जो, वैसे तो मंजरी हमें ऐसा लगता है कि सम्मान जैसी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी बेइज्जती हो जाए या इज्जत हो जाए। जो कहना है सच कह दीजिए आप, एक बार लगेगा, आपको लगेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप को क्या लग रहा है या आप कितने आपने कपड़ा खराब पहना अच्छा पहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमको खुद को लगता है ये सारी चीजें ना, बस तो उसी के चक्कर में लोग बहाने बनाते हैं। जी हाँ। जी, जब से देखा जाए मोबाइल का युग आ गया है, सबके पास मोबाइल है, तो उसमें आराम से बहाना बना देते हैं, सिग्नल नहीं मिल रहा है, बाहर हूँ, बिजी हूँ, क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं, और कमेंट्स में ऐसे लिख देते हैं। किसी रिश्तेदार ने पूछा तो भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं, अभी हम यहाँ बिजी, वहाँ बिल्कुल। तो बस सिलसिले ऐसे ही है जो चलते रहते हैं। ऐसे ही अक्सर कह देते हैं तबीयत नहीं ठीक है। आप कभी ये सोचिए कि हम लोग क्या वैसे भी कहते थे कि पूरे दिन मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी ये कहते कहते रहने से वो जो है ना ऊर्जाएं काम करती हैं और आप सचमुच बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से बहाने नहीं बनाने चाहिए। बात अपने बारे में ही करेंगे तो वो तो आएगा ही आएगा। और किसी के बारे में भी क्यों करें, है ना। किसी बारे में क्यों करें। और कभी कभी बहाना होता है पत्नी बीमार है, माता जी बीमार है, फलाने की डेथ हो गई है, इस तरह के बहाने बनाते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग तो कहते हैं मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है। मूड तो सबसे अच्छा बहाना है। मूड नहीं है, फीलिंग नहीं आ रही है। आजकल तो एक और अच्छा है कि वो एहसास नहीं हो रहा है कि मैं कुछ पढ़ाई करूं। जैसे बच्चे कहते थे ना कि आप बोर हो गए, तो ये भी एक बहाना। पढ़ना नहीं है तो बोर हो गए, खाली क्या करें। तो भी बहाने बनाने के तो अंत नहीं है, नए नए बहाने बनते हैं। तो और भी कारण बताते रहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि मंजरी तुम गाना सुनाने के लिए तो कोई बहाना नहीं करोगी ना। नहीं, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि हम गाना सुना देते। चलिए। ये मुलाकात
प्यार का सिलसिला पुराना है और बहानों का सिलसिला भी पुराना है। तो बहाना कोई न बनाओ तुम मुझसे खफा होने का, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहने के अलावा कोई गुनाह नहीं किया हमने। क्या बात है। और इसी तरह और लिखा है कि मेरे, इन्होंने ही लिखा है। जी हाँ, इन्होंने ही लिखा है कि मेरी जिंदगी में खुशियां तेरे बहाने से हैं, आधी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में है। क्या बात है। और हमारे साथी एक और लिख रहे हैं, जब काम पर जाने का मन ना हो तो कुछ बहाना बना के घर चला जाता हूँ, जैसे कि तबीयत ठीक नहीं है, और खास तौर से उन्होंने लिखा है लूज मोशन है, ऐसा लिखते हैं। क्या बात तो भाई तरह तरह के बहाने होते हैं, कहते हैं ना बहानों के अंदाज एकदम अलग है। होते। लेकिन हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, कभी ऐसे शेर पर सवा शेर हो जाता है। इन्होंने लिखा है, कभी कभी बहाना बनाना भारी पड़ जाता है। जैसे एक महाशय ने पूछा, आज आपका टेप रिकॉर्डर चाहिए सुनने के लिए? तो सामने वाले ने कहा, भाई आज तो मैं पूरा दिन घर पे ही रहने वाला हूँ, तो मुझे सुनना है। तो बस फिर उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है आप अपनी मोटरसाइकिल दे दीजिए, वो तो फ्री रहेगी ना। यानी आप पकड़ेंगे। तो भाई ऐसे ही रेणु जी, ऐसी बहाना होता है कि मतलब किसी ने फोन किया कि भाई आप घर पर हैं, हमने कह दिया नहीं है। मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ही घंटी बजी, दरवाजा खुला तो सामने ही खड़े, बोलते अरे आप तो कह रहे थे है नहीं घर पे और हैं, तो भाई हमने बहाना बनाया, हम पकड़ेंगे। हाँ, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी लैंडलाइन पर हम कह देते हैं कि हम घर पर नहीं है, तो भाई थोड़ा सा ख्याल रखिए आप अपना। फिलहाल हम समय का ख्याल करते हैं और आज आपसे विदा लेते हैं। तो मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।